progress. ऑल राइट एवरीवन, सो देखो ध्यान से। तो आज से बेसिकली हम लोग बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, राइट? बॉन्डिंग। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। देखो, आपने ये समझा कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफरेंट क्यों है बाकियों से। तो आपने वो एग्जांपल भी देखा कि भाई कैसे KCl डॉट MgCl2 एंड डॉट, अगर मान लो ये 6H2O है, तो इसको अगर आप पानी में डालते हो तो ये आपको सारे आयंस देगा, यानी अपनी आइडेंटिटी लूज कर चुका होगा कंप्लीटली, है ना? जबकि वहीं आप 6KCN डॉट FeCN2 इसको पानी में डालो तो आपको पता चलेगा कि भाई आपको आयरन +2 मिलेगा ही नहीं, इसके बजाय ज्वाइंट कंपाउंड मिलता है। एंड क्योंकि ये थोड़ा अलग सा है इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है ना? तो ये अलग है। तो अब हम बेसिकली इस पे इंटरेस्टेड हैं कि इनको बाइंड करके कौन रखा हुआ है, जिसमें एक सेंट्रल मेटल है और बाकी सब है, इनको किसने बांध के रखा हुआ है, उसके अंदर किस तरह के नेचर ऑफ बॉन्डिंग है। तो उसको अलग अलग साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन करना शुरू किया। सबसे जो इंपॉर्टेंट नाम है जहां से हम लोग चीजें स्टार्ट करेंगे वो था वर्नर थियरी। वर्नर थियरी, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, ओके, या सिडविक थ्योरी इसको बोलते हैं। स्पेलिंग गलत हो सकती है मेरी, ठीक है, साइंटिस्ट के नाम में। सो वर्नर थियरी, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में डिस्कशन करना है। इसके बाद हमारे पास आता है वैलेंस बॉन्ड थियरी, जो कि काफी हद तक चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। एंड इससे भी ज्यादा एडवांस है, वो है क्रिस्टल फील्ड थियरी, CFT ना। यही है ऑर्डर ऑफ बॉन्डिंग। और फिर एक्चुअली इनसे भी एडवांस थियरी है जो कि हमारे सिलेबस में हमें पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद मेटल कार्बोनिल पढ़ेंगे एंड ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो नाउ वर्नर थियरी पहला हेडिंग डाल करके आप लोगों को मैं समझाता हूं कि वर्नर थियरी क्या है। सो वर्नर ने ऐसा समझाया कि भाई देखो, उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस लेकर के, और उन्होंने चेक किया कि भाई किस किस चीजों में क्या हो रहा है। जैसे मैं एक आइसोमर का एग्जांपल लेता हूं, COCl3.6H2, 6 वाटर मॉलिक्यूल उसमें रिटेन्ड रहे, तो इसके कई सारे आपके पास फॉर्म आता है। जैसे कि भाई बॉक्स में, वैसे आपको बता दूं, कोबाल्ट +3 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखता है अपने पास। तो इसका मतलब बॉक्स के अंदर कितना रखना है बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर मालूम है ना सबको क्या होता है ना? जितने उसने कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे हैं या डायरेक्टली अटैच जितने भी एटम से है, सेंट्रल एटम, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो जैसे H2O मान लो, मैंने एक केस ले लिया पूरा पूरा 6 एंड बाहर Cl3 ले लिया, दिस इज वन ऑफ द आइसोमर। इसमें क्या फर्क पड़ा है कि जब आप इसको पानी के अंदर डालोगे तो आपको 3-3 क्लोराइड आयन पर मोल मिलेगा। इसका क्वांटिटेटिव टेस्टिंग भी कर सकते हैं कि इसका 1 मोल ले लिया, भाई 1 मोल के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका वेट कर लो, मोलर वेट के बराबर मास ले लो, वेट करके उसको पानी में डाल करके घोल लो अच्छे से, और ऊपर से सिल्वर नाइट्रेट डाल दो, AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट क्या काम करता है भाई? सिल्वर नाइट्रेट Ag प्लस इज हंग्री फॉर क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन। समझ में आ रहा है? उनके साथ मिलकर वो प्रेसिपिटेट बना लेता है। तो जब आप इसको 1 मोल डालोगे तो इसमें से कितने मोल क्लोराइड आयन मिलेंगे? 3 मोल मिलेंगे। तो ये आ जाएगा आपको बॉक्स के ऊपर +3 एंड 3Cl-, ये 3 मोल क्लोराइड। तो अगर आप इसके अंदर AgNO3 डालते हो, वो भी एक्सेस में, तो क्या होगा आपको? अगर ये 1 मोल लिया है तो आपको 3 मोल AgCl का मिलने वाला है। तो ये क्वांटिटेटिव तरीका है कि भाई बाहर कितने नेगेटिव आयन से वो पता चल जाए। दूसरा, इसका एक आइसोमर में लेता हूं, ये पहला वाला था। दूसरा अगर मैं लूं तो वो आएगा COH2O का होल 5 एंड Cl एंड बाहर Cl2.H2। बाहर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जा सकता है। वही अगर अमोनिया दिया होता ना, अमोनिया सारा अंदर ही रहता है, अमोनिया बाहर नहीं जा सकता, वाटर क्रिस्टल के अंदर भी ट्रैप हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो 5 है अंदर। अगर इसमें मैंने एक्सेस ऑफ AgNO3 डाल दिया, एक्सेस ऑफ AgNO3, तो इसमें 2 मोल हमें AgCl मिलेगा।
तो कई बार ना क्वेश्चन में घुमा फिरा करके बोलता है अ कंपाउंड हुज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज दिस व्हेन ट्रीटेड विथ 1 mole of this when treated with excess of AgCl AgNO3 then it gives 1 mole of AgCl। तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई ये क्लोरीन कितना बाहर कितना अंदर है, ये हमें बाकी वाले इंफॉर्मेशन से ही पता चल रहा है। अब अगर मैं तीसरा लेके चलता तो आपको समझ में आता कि भाई COH2O का होल 4 एंड Cl2 और बाहर एक ही क्लोरीन है एंड 2H2O का कंपाउंड। आ रहा है समझ में? तो इससे बदलता। और इसके बाद कितने लोग कह रहे हैं अगर ये क्लोरीन ये भी अंदर आ गया और एक और वाटर मॉलिक्यूल, वो तो AgNO3 के साथ कुछ प्रेसिपिटेट ही नहीं देगा। तो दिस इज हाउ वी बेसिकली टेस्ट कि अच्छा फॉर्मूला यही है लेकिन प्रॉपर्टीज तो बदल रही है, तो इसीलिए तो ये आइसोमर है। कौन से आइसोमर है? तो आपको मालूम होगा ये हाइड्रेट आइसोमर है, H2O और इससे एक्सचेंज हो रहा है। ध्यान है ना सबको? हाँ जी। तो अब हमारा आता है बात कि भाई इसमें बॉन्डिंग के बारे में। तो एज पर वर्नर ये जो मेटल आयन है सेंटर का, इसके पास एक नहीं दो तरह की वैलेंसी होती है। एक होता है प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी आज के डेट में कुछ और नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर है। जैसे मैं पूछूं कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो आप वो पूरा कहानी लगा करके निकाल लोगे, तो आएगा ये +3। तो ये इसका प्राइमरी वैलेंसी है। अच्छा प्राइमरी वैलेंसी +3 है, इसको सेटिस्फाई कौन करेगा? नेचुरल सी बात है, नेगेटिव है। तो प्लस को न्यूट्रलाइज कौन कर सकता है? माइनस। तो उसके लिए ये 3 नेगेटिव आयन हमारे पास है। तो प्राइमरी वैलेंसी इज ओनली सेटिस्फाइड बाई नेगेटिव आयन। नंबर 2 आता है कि सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब कि भाई हाँ आज के डेट में अगर मैं बात करूं तो वो कुछ और नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर। और प्राइमरी वैलेंसी को उन्होंने डॉट 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 से दिखाया था, सेकेंडरी वैलेंसी को ऐसे पूरी खड़ी लाइन से दिखाया, जो उन्होंने अपने बुक के अंदर रिप्रेजेंट किया था बॉन्डिंग एक्सप्लेन करते टाइम पे। समझ में आ रहा है? तो सेकेंडरी वैलेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ज्योमेट्री अराउंड दिस एंड प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल, सेकेंडरी इज नॉन आयोनाइजेबल। जिसके साथ ये सॉलिड लाइन लग गया वो पानी में डालने के बाद निकलने वाला नहीं है। तो आप कहोगे सर क्या सारे नेगेटिव आयन सिर्फ प्राइमरी से जुड़े होते? नहीं, अगर नेगेटिव आयन बाहर है तब तो वो सिर्फ प्राइमरी से जुड़ा है, लेकिन अगर अंदर आ गया तो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों से। जैसे अगर इसका रिप्रेजेंटेशन करना हो और इसका रिप्रेजेंटेशन, दोनों का देखो मैं तुम्हें डिफरेंस दिखाता हूं। ये CO में +3 चार्ज है और अंदर बॉक्स के अंदर जितने भी हैं बेटा वही सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े रहते हैं। तो देखो मैंने ऐसे कर दिया 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। समझ में आ रहा है? और बाकी 3 बाहर थे तो उनको डॉटेड से सिर्फ तीनों क्लोरीन। प्राइमरी वैलेंसी उसकी 6, सेकेंडरी वैलेंसी 3। ठीक है, ये किसका मैंने दिखाया? पहले वाले का। अगर यही मुझे सेकंड का दिखाना होता तो कैसे दिखाता? तो CO H2O कितने इस बार अंदर है बताओ? है ना OH2, यहाँ पे OH2 समझ लो, ऐसे इसको मैं मिटा देता। ये बना लेना अगर आपको अगर ये चीज क्लियर नहीं है तो इसको बना लेना, ठीक है। एंड ये डॉट डॉट डॉट। अब इस बार कितने लोग कह रहे हैं इसके स्ट्रक्चर में 2 क्लोरीन ऐसे हैं जो सिर्फ प्राइमरी से जुड़े हैं, लेकिन एक क्लोरीन ऐसा है जो सेकेंडरी एंड प्राइमरी दोनों से जुड़ा है। ये क्लोरीन अंदर वाला है तो सेकेंडरी से भी जुड़ गया, क्योंकि क्लोरीन नेगेटिव है तो ये प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर, इसलिए इस क्लोरीन के साथ हम दोनों चीजें दिखाएंगे। तो अब पूछा जाए कि कौन सा आयोनाइज होगा पानी में डालने के बाद, तो सिर्फ ये और ये निकलेगा ही नहीं। तो जो भी चीज प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों से जुड़ जाते हैं वो बाहर नहीं निकलते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी से जुड़ा रहता है नेगेटिव आयन वही बाहर टूट के निकलता है। अच्छा अब आपको मालूम है कि भाई हर चीजों में इस तरह का स्ट्रक्चर भी नहीं आएगा, कई बार कॉम्प्लेक्स के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और कई बार पॉजिटिव चार्ज के बजाय नेगेटिव चार्ज भी आ जाता है, जैसे K4 तो इसलिए इनके जो अपनी थियरी थी ना, इट डू नॉट कवर वाइड रेंज ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, तो अब इसके ड्रॉबैक के बारे में लिखना। प्राइमरी सेकेंडरी सबने लिख लिया ना, क्लियर हो गया? लिखो ड्रॉबैक के बारे में, सबसे पहले लिखो लिखो वर्नर थियरी couldn't explain about the magnetic behavior of the complex compounds। और वो क्या नहीं बता पाया भाई? और वर्नर थियरी क्या नहीं बता पाया? अगला लिखो वर्नर थियरी couldn't explain about the color। भाई
जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसमें मेजॉरिटी का देखोगे कुछ ना कुछ कलर होता है। कलर क्यों आ रहा है इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन? So Werner theory couldn't explain anything about the color of the complex compound. सबको क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके। तो चलो अगली थियरी हम लोग देखते हैं। अच्छा, कितने प्राइमरी वैलेंसी से जुड़ेंगे, कितने सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़ने वाले हैं, इसके बारे में भी उनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि किसकी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी 5 होगी, कभी 4 होती है, कभी 3 होती है, इसके बारे में भी इनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। सो इस डायरेक्शन में कि सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, उसमें जो सबसे पहला एक्सप्लेनेशन आया था वो था सिडविक थियरी का। ओके, तो अगला लिख लो आप, सिडविक थियरी और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, ये इन्होंने दिया था। सिडविक थियरी, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, EAN शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। सिडविक थियरी और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। सिडविक थियरी और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। अब इन्होंने क्या बताया उसके बारे में लिखते हैं हम लोग, ठीक है? सिडविक थियरी के बारे में हम लोग लिखते हैं। लिखो, एज पर सिडविक थियरी central atom binds with as many ligands so as to complete nearest noble gas configuration, nearest noble gas configuration। समझ में आया? जैसे मान लो 3D सीरीज के जो मेटल्स हैं, वो आप टाइटेनियम ले लो, वेनेडियम ले लो, क्रोमियम ले लो, मैंगनीज ले लो, ये किसको आइडियलाइज करने की कोशिश करेंगे इस सीरीज में? भाई आगे की तरफ कौन आता है? कौन सा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का कितना होता है? 36 होता है। बोलो बेटा, चेक करो ना भाई, इसका 2 है, 8 जोड़ दो 10 हो गया, 18 हो गया, 18 36, तो 36 होता है। सो ये सब हमेशा कोशिश करते हैं कि इनका 36 आ जाए। इसके नीचे वाला इसी तरीके से आपको मालूम है कि 32 जोड़ लो इसमें, सॉरी 18 एंड फिर 32, तो इसमें ये जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? चेक कर लो भाई, गलत तो नहीं हो रहा है? अरे बाबा एक मिनट रुको ना यार, यहाँ पे 2 8 8 18 हाँ 18 जोड़ना पड़ेगा 32 में, तो कितना आ जाएगा? 54 और इसके बाद 86। तो इस सीरीज में जो रहेंगे वो 54 के पास जाना चाहेंगे, इस सीरीज में जो भी रहेंगे वो 86 के पास जाना चाहेंगे। ये उन्होंने कहानी बताया और बोला कि निकालोगे कैसे EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं? तो बोलते हैं EAN ऑफ एनी सेंट्रल एटम इज इक्वल टू, ध्यान से सुनो, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर जितना है उतना ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होता है, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, उस पर चार्ज कितना है वो उसमें हटा दो, जैसे मान लो +1 है तो इलेक्ट्रॉन कम भी हो गया होगा, एंड प्लस एक लाइगेंड यूजुअली 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, भाई जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है उससे डबल उसको इलेक्ट्रॉन वहां से मिलता है। तो यही है EAN का। बट ये किसके लिए अप्लीकेबल नहीं है?
ये फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं है किसके लिए, जब लाइगेंड 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने लग जाए। कौन सा केस है, सिर्फ एक केस हमारे सिलेबस में है, वो है नाइट्रोसिल NO। NO इज अ 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। NO न्यूट्रल स्टेट में 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, +1 स्टेट में ले लिए तो वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? उस हिसाब से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। सो EN यूजुअली आप ऐसे ही निकालोगे। तो मैं क्वेश्चन दूं, करोगे? फाइंड द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। फाइंड द effective atomic number of the central metal ion find the effective atomic number for the central metal ion of the following complexes। चलो बेटा, सबसे पहला निकलवाता हूं मैं आपकी जिंक अमोनिया होल 4 सल्फेट आयन। CuCN होल 4, यहाँ K3, K4 FeCN6, इतने हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी निकालो। एटॉमिक नंबर सबको मालूम है ना?
सबका हो गया बेटा? कितने लोग का हो गया? कहाँ तक पहुंचे? चलो जल्दी करो। ओके गाइस, डन। किसका हो गया खत्म? चलो जल्दी करो। दिमाग लगाओ, कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा है मैंने। हो गया बेटा? आओ मैं समझाता हूँ कैसे कैसे करना है। सबसे पहले आ जाओ, इसका देखते हैं।
मतलब क्या आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला तो +2 आ गया, तो इसका EN निकालना हो तो इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर जिंक का 30 होता है -2, याद है ना फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। तो 30 -2 और प्लस कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर भाई 4 इंटू 2 लिखना पड़ेगा हमें, बोलो भाई 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर या कोऑर्डिनेशन नंबर, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास देखो जरा 36, मतलब आप लिखोगे इट फॉलोज EN, लिखो फॉलोज EN, है ना। ये बताओ इसमें किया, इसका बताओ पहले ऑक्सीडेशन नंबर कितना है वसुंधरा, 1 आया ना। चलो इसका EN निकालेंगे तो एटॉमिक नंबर 29 -1 + 4 इंटू 2 36 आया, ये भी फॉलो कर रहा है, इसमें करते हैं, बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर बोलो अर्शदीप, पक्का देख ले एक बार अच्छे से, सही है। अब बता दो इसका EN तूने कितना निकाला है अर्शदीप, 74, अच्छा चल बता कैसे लिखा है, इसका एटॉमिक नंबर कितना लिखा है आयरन का, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 सही है, माइनस इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 ही है ना, अंदर देखना मोनोडेंटेड लाइगेंड है ना, तो एक है 6 इंटू क्या 2, इसको जोड़ घटा के देख तेरा 72 आएगा, 24 कहां से आ सकता है, कौन सा कैलकुलेशन इसमें मिस्टेक हो रहा है भाई, इसका चलो आगे देखो सेम ही आएगा आंसर, ये भी फॉलो कर रहा है, चल यहां पे निकाल दो NiCO4 का निकाल, जल्दी निकाल, नहीं निकाला तूने अभी तक, चलो भाई इसका बताओ, निकल का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है या नहीं, क्यों अर्शदीप 0 नहीं आया, बता इसका तूने क्या माना है CO का, अभी तो दिया ना करने के लिए, इसका वैल्यू क्या मान के रखा है, CO का क्या होगा 0, न्यूट्रल लाइगेंड है ना, तो Ni और यहाँ पे कर लेंगे, चलो ठीक है भाई, तो इसका 0 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया, EN निकालना हो तो जल्दी बता तो क्या लगाएंगे, इसका एटॉमिक नंबर बोल जल्दी बोल, 28 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 0 प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इंटू 2, काउंट करो बेटा आ रहा है क्या 36, ये भी फॉलो कर रहा है, MnCO5 -1 है यहाँ पे ना, बोलो चलो सुंदरा इस बारी तुम बताओ क्या है इसको, ये नहीं किया अभी तक, कितने लोगों का पूरा हो गया हाथ उठाओ तो, चलो ठीक है आगे करो, समझ गए ना, तो आगे करो जल्दी खत्म करो इसको।
हाँ भाई सब हो गया पूरे। आओ देखते हैं। इसका कर लिया होगा 36 mn। बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -1। वेरी गुड, क्योंकि CO का 0 होता है बेटा। कैसे निकालते हैं? ये x है प्लस 5 इंटू 0 इज इक्वल टू -1, यही है ना? तो x इज इक्वल टू -1। अब आ गया तो यहाँ पे करेंगे कैसे? EAN इज इक्वल टू z की वैल्यू कितनी है जल्दी बता? 25 होती है, माइनस ऑफ -1। समझ आया क्या? प्लस 5 इंटू 2 कितना आ गया बेटा? 36। ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो करेगा EAN, बोलो ना। 24 माइनस 0 प्लस 2 इंटू 6 मिला के 36 हो। ये भी फॉलो कर रहा है। एंड हाउ अबाउट दिस NiCl4 माइनस 2? तो समझ आ रहा है कुछ? हाँ, इसका 36 है। यहां देखो इंटरेस्टिंग है, इस जगह पे आपने इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला। x प्लस इन का क्या होता है भाई? 0 होता है ना। -1 कहाँ होता है इन का? इन इज अ बाइडेंटेड लाइगैंड, -1 कहां से कर लिया? न्यूट्रल लाइगैंड। अरे इन मतलब यही है ना बेटा। अरे यार तुम लोग क्या कर रहे हो? इथिलीन डाइअमाइन, इस पे कहाँ कोई चार्ज है? अच्छा, 2 इंटू 0 एंड प्लस कितने लोग कह रहे हैं? 2 इंटू -1 इज इक्वल टू +1। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच स्पीसीज इज इक्वल टू चार्ज ऑन द स्पीसीज। मिल गया ये? क्या आ गया ये? x - 4 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू कितना आ गया? 5 आया ना? हाँ हाँ बाबा, यहाँ 2 इंटू -1 है ना। क्या कर रहे हो यार तुम लोग? x इज इक्वल टू +3। 3 आ गया? आओ चलो देखो तो कैसे निकालेंगे फिर। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा मुझे कौन बताएगा और कैसे होगा ये? मुस्कान वेट करो। कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा देख के बताओ। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे देखते हैं? बोलो बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे देखते हैं? इसमें देखो लाइगेंड कितने हैं, 2 ये है 2 ये है, लेकिन इनका नेचर भी देखो। ये मोनोडेंटेड होता है और इन क्या है? बाइडेंटेड लाइगेंड। मोनोडेंटेड कोऑर्डिनेशन नंबर में 1 का कंट्रीब्यूशन करता है। तो 2 है तो 2 हो गया यहां से। लेकिन ये 2 है, लेकिन ये 1 कितना टारगेट करता है? डबल डबल का। तो 2 इंटू 2 4 हो गया एंड प्लस 2 मिला के कितना हो गया? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब आते हैं हम लोग EAN निकालते हैं। EAN इज इक्वल टू, बताओ क्रोमियम का कितना है? 27। ऑक्सीडेशन नंबर 3 प्लस 6 इंटू 2 या 2 इंटू 6 कर लो बाबा। ये करोगे तो जोड़ के कितना आ रहा है? 36। ऑल राइट एवरीबॉडी, इन दोनों का निकालते हैं EAN। बताइए इसका कितना आएगा? 35 आ रहा है? 35 आ रहा है। डू नॉट फॉलो EAN, यहाँ पे लिखोगे ये डू नॉट। क्या ये कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करता है दुनिया में? हाँ जी एग्जिस्ट करता है, तभी मैंने लिखा हुआ है इट एग्जिस्ट। डू नॉट फॉलो EAN। ये बताओ 35 भी आ रहा है? ये भी डू नॉट फॉलो। चलो एक और देता हूं, AgNH3 होल ट्वाइस। ये कॉम्प्लेक्स है बेटा। सिल्वर साइनाइड होल ट्वाइस -1, ये +1 है। इन दोनों का आप सिल्वर का EAN निकालिए। अब देखो यार, अभी इतना तो करना चाहिए, सब पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया है ना। सब निकालो। इसका 29 है तो इसका कितना होगा? 32 जोड़ लो, 32 जोड़ लो, कितना होगा? 29 और 32 61। चेक कर लो भाई 61 होता भी है या मैं गलत बोल रहा हूं? नहीं सॉरी, आप लोगों ने गलत जोड़ा है। 47 बिल्कुल गलत जोड़ा है आप लोगों ने। 32 नहीं जोड़ना होता है। अरे इसके सामने वाले क्या होते हैं बाबा? देख 288, उसके बाद इसके सामने वाला 18 होता है ना, तो इसमें तो 18 जोड़ते हैं। कितना आएगा ये? 47। कुछ ऑड सा लग रहा था मेरे को खुद ही। और ये देखो AU का कितना होगा? इसमें 32 जोड़ते हैं, क्योंकि यहां से यहां का डिफरेंस 50 का होता है।
यहां से यहां का 50 का, यहीं से सीधा 50 जोड़ दो 79 हो जाएगा। समझ आया? तो इसका EN कितना निकलेगा? EN देखते हैं, आ जाओ। कितना होता है सिल्वर का भाई? 47 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2 मिला कितना आया? बोलो 51 ना जी, सॉरी 50 आएगा पूरा, पक्का ना? ये 50 आया, तो बिल्कुल फॉलो नहीं किया, क्योंकि होना कितना चाहिए? 54 होना चाहिए ना। जेनॉन का 54 होता है, तो आप क्या लिखोगे? डू नॉट फॉलो EN, स्टिल एग्जिस्ट इन द नेचर। सबको समझ में आया? तो ड्रॉबैक लिखो। क्या कर लो, वही आंसर आएगा इसका भी, 54, इसका 54, सॉरी 54 बोल रहा हूँ, इसका भी 50 ही आएगा। हाँ, सो क्या ड्रॉबैक है? आप लिखो, ड्रॉबैक लिखो, लिखो ड्रॉबैक ऑफ EN। तो सबसे पहला ड्रॉबैक ये है, नॉट ऑल कॉम्प्लेक्सेस फॉलो EAN, नॉट ऑल कॉम्प्लेक्सेस फॉलो EAN रूल, है ना? पहला ड्रॉबैक। दूसरा, EAN डू नॉट टेल्स एनीथिंग अबाउट द कलर एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल, do not tells anything about the color and magnetic nature of the molecule। सबको समझ में आ गया? बोलिए ऑल राइट बेटा। सो तो फिर क्या कोई एडवांटेज भी है इसका? क्या कोई एडवांटेज है? तो आंसर है हाँ जी, कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे हैं जिनमें अगर EAN फॉलो हो तो स्टेबल होते हैं। जैसे मेटल कार्बोनिल, CO के जो भी कॉम्प्लेक्स हों उनमें आप देखोगे तो EN फॉलो हो रहा होगा। इस पूरे लिस्ट में जितने CO वाले हैं चेक करो, सब फॉलो कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड में CN माइनस भी आता है। हाँ, स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले में मोस्टली वो, अगर वो नहीं है तो मॉलिक्यूल चाहेगा वैसा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक मॉलिक्यूल है K3FeCN6। अच्छा बेटा, मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड के कुछ नाम लिखवा दे रहा हूँ, याद कर लो तुम लोग, ठीक है? एक CO है, इन है, CN माइनस है ना, NO प्लस है, ये सब स्ट्रॉन्ग फील्ड के, NO2 माइनस भी है, ये सब स्ट्रॉन्ग फील्ड। मतलब ये कोशिश करते हैं कि EAN फॉलो हो इनमें, ठीक है? ये कोशिश करते हैं, नहीं हुआ तो उसका नेचर कुछ ऐसा हो जाए। जैसे मैं पूछूं कि यहाँ पे EAN निकालो, निकाल के जल्दी बताओ तो कितना आ रहा है आयरन का, जल्दी करो। नहीं किया, चेक करो K3 एफिशिएंसी। कितना आ रहा है? K3FeCN6 था। सोच के देखो यार, क्या कर रहे हो बेटा? ये है, ये देखना, ये K3FeCN6 कितना आ रहा है? EN 35 है, बोलो क्लियर है ना सबको? चलो, EN 35 है। अब बताओ, ये अगर मैं पूछूं कि क्या इसका नेचर कैसा होगा, तो बताओ इसको 35 से चाहेगा कि ये 36 हो जाए? 36 होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब आयरन 3+ से कहां चला जाएगा आयरन? हाँ जी, तो K4FeCN6 हो जाता है।
क्या काम कर रहा है, इसका खुद का क्या हो रहा है, काम कैसा करेगा, बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बताओ अगर ये कॉम्प्लेक्स दिया है इसका नेचर क्या है। अब पता ही नहीं चलेगा यार, कॉम्प्लेक्स तो हमने KMnO4 और ये सब नॉर्मल नॉर्मल पढ़ रखा है, उसमें ये कहां से आ गया, समझ गए ना। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको ऐसे ही क्रैक करना होता है थ्रू कॉम्प्लेक्स। क्लियर है, तो आप लिखो, नोट करके लिखो, metal carbonyl complexes strictly follow EAN rule, EAN rule, समझ गए। हाँ, ये इसका एडवांटेज था। अब जैसे मान लो कभी तुम्हें आ गया, अभी तो तुम्हें याद नहीं है, लेकिन मैं बोल दूं कि NiCOX है, टेल मी द वैल्यू ऑफ X, को ये क्या मजाक है यार, ये कैसे निकाले, तो इसका तरीका क्या है, हाँ EAN सेटिस्फाई करा दो। तो आप क्या बोलोगे, EAN ये फॉलो करता है, तो निकिल का EAN कितना होना चाहिए, उस ग्रुप में 36 होता है, इज इक्वल टू इसका ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 0, क्योंकि CO पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, प्लस 2 इंटू एक्स। तो यहां से Z की वैल्यू कितनी थी, 28 ना, क्या कर रहे हो, 2x 36, तो क्या यहाँ से आ गया x की वैल्यू 4, समझ में आ गया ना। तो आप यहाँ से बता सकते हो, इस तरह के क्वेश्चन ऐसे ही निकालते हैं। क्लियर है, एग्जाम्पल में आप करके लिख सकते हो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर NiCO4। ठीक है बेटा, चलो सबको क्लियर है ये, हाँ और बताओ, ठीक है हो गया, हाँ। तो ये इसका एडवांटेज था। दूसरा मैंने तुम्हें बताया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, अगला पॉइंट लिख सकते हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड ligand prefers complexes having strong field ligand prefers attaining EAN। समझ गए ना, complexes having strong field ligands, what are the name of those ligands, CN minus, NO plus, EN and NO2 minus and even CO भी आता है, ठीक है, they prefers having। तो उसमें आप ये लिखवा लो, जैसे ये एग्जांपल सेकंड में लिख करके लिख सकते हो, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है बेटा, तो आज मैंने आपको ये सारी चीजें सिखा दी, कल की क्लास में हम इसका एक एक ड्रॉबैक जो हमने सिखाया है ना, उसको कैसे रेमेडी, उसमें मतलब किस तरीके से उसको खत्म करते हैं वो आएगा। तो अगली क्लास में मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, वैलेंस बॉन्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बोलूंगा केमिकल बॉन्डिंग का VBT पूरा रिवाइज करके आना, तो थोड़ा जल्दी रिलेट करोगे, डिफरेंस भी समझ में आएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर द क्लास एवरीबॉडी।